कुमार मंडल मैथिली द्वारा स्थापित भारत संचार पट्टी। मंत्रिमंडल विस्तार, क्या है नीतीश का प्लान? हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी। जातीय समीकरण साधे, क्या है एनडीए के इरादे? बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। बिहार में लाडला सीएम ही बीजेपी का चेहरा। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। बिहार में नीतीश जरूरी या मजबूरी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस्तीफे पर तकरार, आरजेडी का वार। दबाव है और उनको मंत्री पद छीना जा रहा है। आरजेडी को बिंदा दिखाई नहीं पड़ता है अभी। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में सत्ते पे सत्ता, हम इस नाम का मतलब आपको समझाते हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर दौरे पर पहुंचे। रैली में पीएम ने नीतीश को लाडला सीएम बताया। नीतीश ने भी प्रधानमंत्री मोदी की दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन पीएम ने इस बात का खुलकर ऐलान नहीं किया कि नीतीश ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे। इसके बाद नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने भी इशारों में बीजेपी से अपील की कि वो नीतीश के नाम का ऐलान करें। इधर नीतीश के नेता धीरे धीरे आवाज उठा रहे हैं कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश ही होंगे। इसी बीच आज नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया, जिसमें हैरानी की बात यह कि 7 मंत्रियों में सभी के सभी बीजेपी के ही विधायक हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कह रहे हैं कि हमने मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को पर्याप्त सम्मान दिया है। अब बीजेपी की बारी है कि वो खुला ऐलान करे कि बिहार में नीतीश ही उसके चेहरे होंगे। 24 फरवरी को पीएम के बिहार दौरे के अगले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे थे, जहां जेपी नड्डा के साथ फिर बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिले और इसी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार की पटकथा लिखी गई। देखिए कैसे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का विजय रथ भारी होगा। ये पहले की अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार सरकार में पहले 13 थे जेडीयू के, बीजेपी का पलड़ा पहले भी भारी था, 2 ज्यादा थे, लेकिन विधायक ज्यादा है। और ये देखिए अब 21 पर बीजेपी के मंत्री पहुंच गए हैं और वहीं जेडीयू के मंत्री 13 के 13 ही रह गए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में भगवा परचम लहराया, फिर महाराष्ट्र में कमल का करिश्मा दिखाया और उसके बाद दिल्ली में कमल का कमाल दिखाया। अब बिहार विजय के लिए मोदी का मिशन शुरू हो चुका है। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछने लगी। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें सबसे खास बात यह है कि ये सभी मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ताजा मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण और क्षेत्र का विशेष ख्याल रखा गया। आज जिन 7 विधायकों ने शपथ ली, उनमें से 3 पिछड़ी, 2 अति पिछड़ी और 2 सवर्ण जाति के हैं। नए मंत्रियों में संजय सरावगी ने सबसे पहले शपथ ली। संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं। सरावगी कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। फरवरी 2005 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता और 2020 तक वो 4 बार विधायक चुने गए। फिर पिछड़ी जाति से आने वाले सुनील कुमार ने शपथ ली। वो बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक हैं। 2005 और 10 में जेडीयू के टिकट पर जीते। 2013 में बीजेपी में शामिल हुए। 15 और 2020 में बीजेपी से जीते थे। फिर जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। भूमिहार जाति से आने वाले जीवेश मिश्रा जाले सीट से बीजेपी विधायक हैं। वो 2015 और 2020 में भी जीते थे। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 जीवेश नीतीश सरकार में श्रम मंत्री रहे। उसके बाद राजपूत समाज से आने वाले राजू कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। साहेबगंज से बीजेपी विधायक 2022 में वीआईपी के टिकट पर जीते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे।
फिर अति पिछड़ी जाति से आने वाले मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। वो रीगा से बीजेपी विधायक हैं, 2010 में पहली बार विधायक थे। उसके बाद कुर्मी जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली। सारण के अमनौर से बीजेपी विधायक 2015 और 2020 में भी जीते। आखिर में अति पिछड़ी जाति से आने वाले विजय कुमार मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। सिकटी सीट से बीजेपी विधायक विजय मंडल 2009 उपचुनाव में एलजेपी से विजयी हुए, फिर 2015 और 20 में बीजेपी के टिकट पर जीते। स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। मैं बधाई भी देता हूँ। ये मंत्रिमंडल विस्तार अचानक नहीं हुआ। पिछले 1 साल से नीतीश कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी। सोमवार को एनडीए की तरफ से मिशन बिहार का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की अपनी रैली से किया। अगले ही दिन यानी मंगलवार को जेपी नड्डा के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेट गेस्ट हाउस में जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ हुई कोर ग्रुप की बैठक में ही नए मंत्रियों का नाम तय हुआ। कैबिनेट विस्तार से पहले आज दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और वो एक साथ 2 पद पर नहीं रह सकते। लेकिन दिलीप जायसवाल के इस्तीफे में व्याकरण की अशुद्धियों को लेकर नया सियासी विवाद हो गया। इस मामले में आरजेडी ने तंज कसा तो दिलीप जायसवाल की सफाई आई। दबाव है और उनको मंत्री पद छीना जा रहा है। दबाव में तो इसी तरह से लिखाएगा। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री पद छीना जा रहा है, इसलिए दबाव में। दबाव में हम तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये असली रूप है। आरजेडी को बिंदा दिखाई नहीं पड़ता है अभी बिहार में। आप देख रहे होंगे बॉम्बे में एक जगह मैंने बिंदा दिया है। तो आरजेडी को और कोई काम नहीं है। आप सोचिए ना कि उनके पास काम नहीं है। इससे पहले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम तो बताया, लेकिन सीधे तौर पर यह ऐलान नहीं किया कि एनडीए उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। जिसके बाद नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने भी पिता नीतीश के नाम का ऐलान करने की गुजारिश की। इतना ही नहीं, जेडीयू की तरफ से फिर आवाज उठने लगी है कि नीतीश पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेता अपना इरादा जचा चुके हैं, बता चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साफ कह चुके हैं, बिहार में हम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह एकजुट है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उसकी सरकार बननी करीब करीब तय मानी जाती है। और अभी तक बीजेपी के पास बिहार में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जिसकी स्वीकार्यता पूरे बिहार में हो। इसीलिए बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी भी है और मजबूरी भी। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, प्रोफेसर चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ आज जुड़े हैं, और प्रेमचंद मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। आपके साथ शुरू करते हैं अजय आलोक जी। दिवाली के पहले लोग घर में अपना पेंट वेंट कराते हैं, तो कई लोग उसको रंग रोगन कहता है, लोग पुचाड़ा कहते हैं बिहार में कि पुचाड़ा करा रहे हैं। वही कराने निकले हैं क्या आप लोग 8 महीने पहले चुनाव के? अंजना जी, आज देखिए, आज महाकुंभ का अंतिम दिन है, महाशिवरात्रि है आज। आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। इससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता था? और दूसरी बात यह कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। बिहार से काफी नेता वहां गए हुए थे और बीच में 14 दिसंबर से 14 जनवरी खरवास ही चल गया था। तो इन सब कारण लेट हो रहा था, लेकिन ये तो होना ही था। ये तो रूटीन प्रोसेस है भाई। मंत्रिमंडल को खाली थोड़ी न रखेंगे। अभी 8 महीने का चुनाव का टाइम बचा हुआ है। 8 महीने में सारे मंत्री घूमेंगे तो उससे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता है, काम बढ़ता है। जितना काम बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। हम लोग तो सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, हाउ टू गो फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी के तहत ये किया गया है। अब आप ये सोचिए कि फुल स्ट्रेंथ में 36 के 36 मंत्री अगर पूरे बिहार में घूमेंगे, पूरे बिहार में 40 जिला है, तो हमारी कवरेज कितनी बढ़ेगी। मेहनत करने से तो पीछे हटना नहीं चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? बढ़िया है। आप चुनाव मोड में तो सबको आ ही चुके हैं, प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है। ठीक है, एक बार पूरा मंत्रिमंडल का ब्रेकअप तो हम दिखा ही रहे हैं, एक बार दिखाते हैं। बिहार मंत्रिमंडल का जो जातीय समीकरण है उसमें अगर आप देखिए तो पहले 9 थे, अब 11 सवर्ण हो गए, 8 ओबीसी से अब 10 हो गए, अति पिछड़ा 5 से 7 हो गए, और दलित 5-7 के 7 ही रह गए हैं, और एक मुस्लिम समुदाय से भी मंत्री हैं।
अजय आलोक जी, एक छोटा सा सवाल जिसके बाद मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में जातीय समीकरण ही है। क्या आज आपने जातीय समीकरण और जातीय मजबूरियों के सामने समर्पण कर दिया है बिहार में? क्योंकि आपको भी पता है कि यही काम आता है चुनाव में। कतई नहीं है, कतई नहीं अंजना जी, जातीय समर्पण करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, समाज के हर वर्ग को जगह देना जरूरी है, ये हमारा मोटो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंक्ति में सबसे पिछड़ी पंक्ति का जो आदमी है उसको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। राजनीतिक का मतलब भी यही होता है। आप ये देखिए कि अब बिहार से तो आप खुद रहने वाली हैं और आप जानती हैं यहाँ का सोशल कॉम्पोजिशन क्या है। तो सोशल कॉम्पोजिशन में जब तक सारे वर्गों को आप नहीं रखेंगे तो फिर आप राजनीति क्या कर रहे हैं? कोई परिवार की राजनीति तो हम कर नहीं रहे हैं कि भाई सीएम भी मेरा ही रहेगा, डिप्टी सीएम भी मेरा ही रहेगा, परिवार सही रहेगा, एमपी भी मेरा परिवार सही रहेगा। वैसी राजनीति हमारी नहीं है ना। तो एनडीए की राजनीति है सबको साथ लेके चलने में, सबको साधने में। प्रोफेसर गगन, इस पर आपका रिस्पॉन्स, क्योंकि वो परिवार पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर टॉन्ट आप ही पर कस रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रेरोगेटिव है नीतीश कुमार का, वो सीएम है, अब वो मंत्री बना रहे हैं, तो इसमें कौन से दबाव की आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आपके प्रवक्ता जी कह रहे थे कि दबाव में आ गए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है क्या बीजेपी के सामने? नहीं अंजना जी, अभी जो अजय आलोक जी जो कर रहे थे सबका साथ सबका विकास, मंत्रिमंडल बना 36, आज 7 लोग नए मंत्री शामिल हुए, लेकिन 36 में नीतीश जी को इधर अक्सर हम देखते थे कि जहां भी मीटिंग में जाते हैं अल्पसंख्यक पर बहुत ज्यादा उनका जोर रहता है। हर मीटिंग में सबसे ज्यादा वो अल्पसंख्यक पर बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए मैंने यह किया वो किया, और पूरे 36 के मंत्रिमंडल में एकमात्र अल्पसंख्यक है। आज भी लोग उम्मीद कर रहा था कि विस्तार होने जा रहा है तो एक आध और अल्पसंख्यक को जगह मिलेगी, तो मात्र एक अल्पसंख्यक जो मंत्री बनाए गए थे वही हैं 36 में, मात्र एक अल्पसंख्यक। सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात देखिए, इतने दिनों के बाद लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया भाजपा के साथ नीतीश जी को सरकार बनाए हुए, और आज क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अब नीतीश जी कंप्लीटली ग्रिप में आ गए हैं भाजपा के। पहले नीतीश जी भाजपा के ग्रिप में नहीं थे तो वहां पर दबाव बनाते थे कि साहब आपका इतना बनेगा, तो जो पहले जो स्थिति थी लगभग बराबर बराबर मंत्रिमंडल में भाजपा और जनता दल के मंत्री रहते थे, लेकिन इस पर इसी कारण इतना दिन से यह लटका हुआ था। लेकिन जब अब भाजपा के पूर्णतः ग्रिप में नीतीश जी आ गए तो भाजपा अपने अनुसार 7 मंत्रियों को बनवा दिया। आज आप रेशियो देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ग्रिप में आ गए हैं, बीजेपी के ग्रिप में आ गए नीतीश कुमार, यही कह रहे हैं ना प्रोफेसर साहब? पूछते हैं उनसे, हंसने लगे आप बोले तो। नहीं, 21 और 13 का अनुपात हो गया, जनता दल 13 अंजना जी, भाजपा 21। हमने हम लोग भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, दिखाइए एक बार फिर से पलड़ा, देखिए कैसे भारी हो गया आप लोगों का। दिखाइए यहाँ पर टेबल टॉप ग्राफिक्स, 13 जो आप लोग पहुंचे 15 से सीधा 21 पर, तब भारी हो गया तराजू में आपका हिस्सा। ये देखिए 15 थे आपके, अब हो गए हैं, देखिए वो तो 13 पे ही रह गए, आप 21 पे पहुंच गए। क्या हुआ? ग्रिप में आ गए हैं नीतीश बाबू बीजेपी के। बता रहा हूँ ग्रिप बता रहा हूँ। जब 2 हाथ मिलते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को ग्रिप में लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी ग्रिप में है नीतीश जी के, नीतीश जी भी है भारतीय जनता पार्टी के ग्रिप में, क्योंकि दोनों हाथ ऐसे मिले हुए। पहली बात, ग्रिप का तो मतलब ये समझिए। दूसरी बात, विधायकों की संख्या के अनुसार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है। विधायकों की संख्या के आधार पर कितने मंत्री किस दल के बनेंगे वो तय होता है। ये 2020 में भी तय हुआ था, 2017 में भी यही फॉर्मूला लगा था, 2023 में भी यही फॉर्मूला लगा। तो दिक्कत कहाँ है? हमारे कोटे के मंत्री बचे हुए थे, हमारे कोटे के मंत्री बन गए। आरजेडी के पेट में क्यों दर्द है? आप सोचिए ना, 4.5 साल हमारे पास कोई मुस्लिम विधायक है ही नहीं, तो हम कहां से मुस्लिम विधायक को बना दें? अरे अजय आलोक जी, सवाल ये है ना कि पूरा निकल गया 4.5 साल, उसके बाद ये आखिरी के 6-8 महीने में इसका क्या मतलब है? इससे लोग संकेत निकाल रहे हैं कि सीएम का फेस आप लोग उनको नहीं बनाइएगा। नहीं, अब तो नीतीश जी के लड़का जो, अरे भाई सीएम का फेस कहां से आ गया? ये हमारे 6-7 मंत्री बचे हुए थे, अब 6-7 1 मिनट हाँ 1 मिनट जितेंद्र, मैं बोल देता हूं फिर आप बोलिएगा। मैं 6-7 मंत्री के पद हमारे बचे हुए थे, 7वां इसलिए क्योंकि दिलीप जायसवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो उनको भी मंत्री पद से इस्तीफा देके हमारे 7 मंत्री आज बने हैं, और ये 8 महीने बचे हुए। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि मंत्रिमंडल पूरा है, पूरे बिहार में घूमेगा, काम करेगा, भी बहुत सारे काम करने हैं, काम की गति बढ़ेगी, हर चीज विभागों का क्रियान्वयन अच्छे से होगा। क्या दिक्कत है इसमें? 8 महीने बचे, 8 महीने में कितना काम कर सकते हैं? कभी भी देयर इज नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए कभी देरी नहीं होती है। जब शुरू हुआ
तभी जय श्री गणेश करके शुरू कर देना चाहिए। आज से शुरू हो गया। प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि जो निशांत कुमार उनके बेटे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को सुझाव दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ऐलान कीजिए, वो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके बाद भी कोई भरोसा है क्या अंजना जी? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात नीतीश जी के आप लोग सुनिए, भरोसे पे चित्रंजन जी को दिखाइए एक सेकंड में। चित्रंजन जी, भरोसा किस पर करना है? नीतीश कुमार पर तो आप लोग भी भरोसा कर लेते हैं, उसका क्या जवाब है? इनका भरोसा का आप पूछ रहे हैं, जरा नीतीश कुमार का भरोसा बताइए ना, जो कि 6 बार इधर से उधर जा चुके हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाजपा पर भरोसा किसी का है क्या? महाराष्ट्र में क्या किया? भाजपा पर तो किसी का भरोसा है नहीं। कर देगा आज। शिंदे साहब को याद करा रहे हैं, जाएगा। शिंदे साहब को याद करा रहे हैं वो आपको। शिंदे साहब को मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या शिंदे साहब उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? भाजपा नहीं बना। चुनाव के बाद क्या हुआ? और शिंदे साहब ने खुद पेशकश की चुनाव के नतीजे आने के बाद। शिंदे साहब ने बता तो रहे हैं, सुनिए तो सही। शिंदे साहब ने खुद पेशकश की कि नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने खुद मीडिया के सामने आगे कहा भाई चुनाव उनके नेतृत्व, क्योंकि मुख्यमंत्री वही है तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना। लेकिन प्रोफेसर साहब सुनिए ना, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से ये सवाल पूछा था। एक सेकंड सुना देते हैं, आप लोग दोनों सुनिए, सब सुनेंगे, अभिषेक झा को भी अच्छा लगेगा। ये देवेंद्र फडणवीस से प्रश्न किया इंटरव्यू में हम लोगों ने पूछा कि वहां पर बिहार में क्या होगा। यहां पर तो शिंदे साहब पहले सीएम थे, अब आप सीएम बन गए। उसी दिन वो सीएम की शपथ लेने के बाद अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया था महाराष्ट्र में। तो फडणवीस साहब ने कहा कि मैं बिहार का प्रभारी था, रिजल्ट आने के बाद मुझे नीतीश कुमार ने कहा था कि आप बीजेपी का सीएम बना लीजिए, लेकिन हम लोगों का यह फैसला था कि सीएम नीतीश कुमार ही बने। जल्दी से आपको सुना देते हैं देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। बिहार में और महाराष्ट्र में मूलभूत अंतर यह है कि बिहार में हमने घोषित किया था कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश बाबू है। एक और अंतर है, वहां कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी काफी लोग थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे। तो मैं चूंकि प्रभारी था तो मुझे अच्छे से याद है कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू के हम गए कि किस प्रकार से फॉर्मूला किया जाए। तो नीतीश बाबू ने सामने से बढ़कर ये कहा कि आपकी संख्या ज्यादा है तो आप मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा था? उन्होंने खुद कहा था। हाँ जी, उन्होंने खुद कहा था। आप प्रभारी थे 2020 की बात? बिल्कुल। 15 में तो पार्टी नंबर 3 हो गई थी आपकी, 20 में लेकिन कोविड के बाद आप प्रभारी थे और वापसी हुई थी। तो मैं था, भूपेंद्र जी भी थे, भूपेंद्र यादव जी थे, हम दोनों गए थे। उन्होंने कहा आप बनाइए। हमने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं, हमको ये कहा गया है कि भाई आपको बनना है, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने घोषणा की थी, हमने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि किसके ज्यादा आएंगे कम आएंगे इसके आधार पर निर्णय होगा। हमने ये घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसलिए आपको ही बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहां पर उन्होंने शपथ ली। अभिषेक झा जी, लेकिन जो बड़ी बात वो कह रहे थे, बार बार जोर दे रहे थे, वो ये है कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। तो इस बार आप लोगों को बीजेपी से कमिटमेंट मिला है कि नहीं मिला है कि उनको चेहरा बनाया जाएगा सीएम का? अंजना जी, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि तुलना समानांतर चीजों में होती है। अब आप महाराष्ट्र की तुलना कर रही हैं बिहार से या लोग कर रहे हैं, ये उनका विषय हो सकता है। एक बात बस मैं कह देना चाहता हूं कि आपने कई बार देखा है कि विभिन्न प्रदेशों में सरकारें जब बदली, इनकी सरकारें आई, तख्ता पलट कैसे, लेकिन इकलौता प्रदेश बिहार जहां जनता की दी हुई ताकत से नीतीश कुमार जी सरकार में रहते हैं, हमारा विपक्ष बदलता है। जिसको इन बोलते हैं वो इन होते हैं, जिनको आउट बोलते हैं वो आउट हो जाते हैं। और यहाँ महागठबंधन का भी स्वरूप बनता है और एनडीए का भी स्वरूप बनता है। बहर ये बातें पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं, ये सब मुद्दा अब इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पहले भी चुनाव लड़ा है, अभी सरकार मजबूती से चल रही है और आगामी विधानसभा के जो चुनाव है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और मैं आपको एक पिछला छोटा उदाहरण देता हूँ। इतने कंसर्न है सभी लोग सीएम कौन बनेंगे नहीं बनेंगे क्या होगा। 2020 से पहले हमारी सीटें जितनी भी थी, सीएम कौन थे? नीतीश कुमार जी। 2020 में हमारी कितनी सीटें आई? 43। सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। उसके बाद गठबंधन का स्वरूप एक बार बदलता है। लोग कह रहे हैं कि अब तो राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं जाएगी जेडीयू के साथ। सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। उसके बाद फिर गठबंधन का स्वरूप बदला, सीएम कौन बने? नीतीश कुमार जी। देखिए, किसी की कृपा पर कोई व्यक्ति सीएम नहीं बनता है, जनता की दी हुई ताकत से बनता है।
और हमें लगता है कि जनता का जो पूरा आशीर्वाद है, पूरा समर्थन, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ रहता है। हम अब अतीत की बात नहीं करते हैं, वर्तमान यही है कि नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है और हमें लगता है कि आज जो हमारी चर्चा है वो केंद्रित है कि किस तरह बिहार में शिवरात्रि के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और आने वाला जो समय, जितना समय बचा है इस पूरे कार्यकाल में सरकार के, उनमें इन नए मंत्रियों की भी अग्रणी भूमिका रहेगी। इस पर हमारा डिस्कशन है। लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के हो या अन्य पार्टियों के हो, वो घुमा फिरा कर यही ला देते हैं कि क्या नीतीश जी सीएम बनेंगे। अरे भाई, इससे पहले क्या पूछ रहे थे, क्या नीतीश जी साथ रहेंगे? अब जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार जी मजबूती से एनडीए के साथ है, उपचुनावों में भी इसकी बानगी दिख गई, तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी को सीएम बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी? अब जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हमारी सीटें अच्छी आ जाएंगे, तो पिछली बार कुछ सीटें कम आ गई थी, इसलिए इस तरह की चर्चा भी हो रही है। इस बार तो एनडीए का पूरा कुनबा ठोक करके चुनाव लड़ेगा, कंफ्यूजन भी नहीं है, सीटें भी जमकर आएंगी। निशांत कुमार का क्या चक्कर है, जरा दिखाइए। आप जैसे बोलने लगे, इन लोगों ने पोस्टर चला दिया फिर से निशांत कुमार का। किस मुंह से आप लोग तेजस्वी यादव और परिवारवाद पर बोलिएगा? निशांत कुमार का पोस्टर लग गया बड़ा बड़ा जेडीयू दफ्तर के बाहर, सबकी पुकार, आइए निशांत कुमार। तो आप लोगों का भी एक युवराज लग रहा है, तय हो रहा है। होली बाद लोग कह रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, बोलने के लिए लोग बोलते हैं, हमें एकदम वास्तविकता और वर्तमान पर बातचीत करनी चाहिए। निशांत जी हमारी पार्टी में नहीं है, उन्होंने अपनी कोई राजनीतिक इच्छा अभी तक जाहिर नहीं की है। ये बात अलग है कि चूंकि निशांत जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के सुपुत्र है, अच्छा इसीलिए पोस्टर लगाए ना, बेटे हैं इसीलिए। चलो कि अंजना जी आपका पोस्टर कोई लगा दे, आप इतनी बड़ी एंकर इस देश में है, आपका पोस्टर लगा दे कि आपको भाई किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करना चाहिए। तो मैं तो काम कर रही हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा पोस्टर कहीं लगेगा ना। वो क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए कि पार्टी दफ्तर के बाहर उनका पोस्टर लगा है? अरे यही तो सबसे बड़ी खासियत है, अच्छा, कि राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए कोई फर्क होगा ना। मेरे पिता की वजह से मेरा पोस्टर नहीं लगेगा, यहाँ पिता की वजह से लग रहा है साहब। अच्छा एक बात बताइए, आज तक में एंकर बनने के लिए किसी के पास क्वालिटी होनी चाहिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। भाई आप आराम से आगे सदस्य बन सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, आप काम कर रहे हैं। इतनी साफ गोई और इतनी मासूमियत से आपने पॉलिटिक्स की सच्चाई रख दिया, मैं आपसे क्या बहस करूं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। मिश्रा जी आपके पास आते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, मतलब विपक्ष तो जाहिर तौर पर अपने तरीके से उसको समझने और पढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आखिर नीतीश कुमार बीजेपी को अकोमोडेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पीएम ने लाडला कहा, तो एक जबरदस्त केमिस्ट्री ही दिख रही है ना इसमें तो। और हम हर बार का दिखा रहे हैं कि 2005 में जो एक सेकंड आप अपनी बात कीजिएगा, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए। 2005 में देखिए 19 जेडीयू के मंत्री थे और 7 बीजेपी के थे। फिर 2010 आते आते जैसी जैसी सीटें और 20 मंत्री उनके हुए, 11 बीजेपी के। फिर जब 2017 में दोनों सरकार बनाए तब 15 और 13 का हिसाब था। अब आगे बढ़िए, 2021 आते आते 15 जेडीयू के मंत्री और 16 बीजेपी के मंत्री। फिर 24 और फिर 24 में जब फिर से वापसी हुई, मतलब एक साथ आए आरजेडी से अलग होकर, तब नीतीश बाबू ने 15 मंत्री बीजेपी के बनाए, क्योंकि ज्यादा उनके विधायक थे, और 13 उनके इस बार भी 13 रह गए, उनके कोटे का 21 अब जाकर पूरा हुआ है। तो ऐसे में तो केमिस्ट्री ही दिख रही है ना मिश्रा जी, कोई तू तड़ाक तो पब्लिकली हो नहीं रहा है। मैं इसे अंजना जी, मैं इसे केमिस्ट्री नहीं मानता, एक तरह की खाना पूर्ति की गई है। अगर आज आप विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों को समावेश करने के नाम पर मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, तो आखिर 4.5 साल तक आपने क्यों नहीं किया? चुनाव के 6 महीने पहले आप ये विस्तार क्यों करने पर मजबूर हो गए? कि आखिर क्या मजबूरी थी? ये पहले भी आप कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि ऐसे मंत्रियों के बनने से जिस वर्ग से वो आते हैं या जिस इलाके से वो आते हैं, अब क्या करेंगे वो? और अपने विभाग जो उनको मिलने वाला है उसमें कौन सा काम कर लेंगे वो 4-6 महीने में? इतने समय तो उनको विभाग पहचानने में, अधिकारियों को जानने पहचानने में समय लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो एक्सरसाइज है वो एक तरह की खाना पूर्ति की गई है। उन्हें दिखाना था कि ठीक है बीजेपी को ज़्यादा सीट दे दिया, बीजेपी कोटा के लोग थे वो आगे, स्वाभाविक है उनके ही लोग आने थे। पॉइंट यहाँ ये नहीं है, पॉइंट है कि आखिर इस तरह का खाना पूर्ति क्यों किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न आगे वहीं आता है। जेडीयू के लोग कुछ भी बोले, बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते रहे कि हमारा उन्हीं अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे। आखिर भैया अपना लाडला मुख्यमंत्री है आके, तो आखिर ये कहने में क्या लगता है कि वही अगला मुख्यमंत्री वो हमारे वही होंगे चुनाव के बाद? यही नहीं कह पा रहे। मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को आगे कहना पड़ा
भाई हमारा पिताजी का नाम डिक्लेयर करिए, ये बहुत बड़ी बात है, कोई असाधारण बात नहीं है। इस तरह से मुख्यमंत्री के पुत्र को आकर बयान देना पड़ा, उस बयान के बाद भी बीजेपी वाले कोई बयान स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे। तो स्पष्ट रूप से नहीं बोलना ही संदेह प्रकट करता है कहीं न कहीं उस दाल में काला है। बीजेपी के मन में कुछ और चल रहा है, वो चुनाव के बाद देखने को मिलेगा बिहार की जनता को भी, और जेडीयू को तो थोड़ा थोड़ा आवाज़ पहले से हो रहा है, इसलिए इतनी छटपटाहट भी है, बार बार वो बोल रहे हैं भाई हमारा डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो। संदेह है तभी तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो। सभी नेता तो बोल ही रहेंगे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबको पता है कि उनके नेतृत्व चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य की जनता भी इस बात को जानना चाहती है, और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी भी शायद जानना चाहते हो, ये क्लियर कट कर दो। लेकिन अगर क्लियर भी कर देंगे तो उनकी बातों पर क्या भरोसा है कि उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फिर से अपनी बातों पर अमल करेंगे बीजेपी वाले? कई तरह के सवाल है जो लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। अच्छा आलोक जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि आप बहुत फिल्मी स्टाइल में उनको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, उसके बाद से मैं वाजपेयी जी के पास तुरंत जाऊंगी। आपका भरोसा ही नहीं है। नहीं, मुझे ये आश्चर्य लग रहा है प्रेमचंद मिश्रा जी को जेडीयू की कितनी चिंता हो रही है, नीतीश बाबू के लिए कितने उनके आंसू छलक रहे हैं। गजब। अरे यही अच्छे से रखते, संयोजक क्यों नहीं बनाया उनको? जब इंडिया बनाया था तो नीतीश जी को इस्तेमाल करके राहुल गांधी को लीडर एस्टैब्लिश करवा दिया था पूरे हर जगह पे। अरविंद केजरीवाल तक को नीतीश जी ले आए थे, सबको ले आए थे, तो फिर नीतीश जी को रखा क्यों नहीं? अपमान करके आपने उनको वहां से हटा दिया, अपमान करके आपने उन्हें हटा दिया, संयोजक तक नहीं बनाया। और आज नीतीश कुमार जी की चिंता हो रही है, और आज नीतीश जी की चिंता हो रही है। सच्चाई है प्रेमचंद जी, सच्चाई है कि आप लालू यादव के पैर के नीचे, मैं बोल लूं, आप लालू जी के पैर के नीचे ही दबे रहेंगे। यही वजूद है हो गया है कांग्रेस पार्टी का। 72,000 बूथ है, 72,000 कार्यकर्ता नहीं है आज कांग्रेस पार्टी के पास। अपनी चिंता कीजिए। बिहार में ना 3 में है ना 13 में है, बिहार में ना 3 में है ना 13 में है। आप लालू जी की दया पे हैं, जितने सीट दे देंगे उतना चुपचाप लेके अपना आराम से रहिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू और कुशवाहा जी और चिराग पासवान, ये अटूट, और मांझी, ये अटूट गठबंधन है। 5 उंगली है, मिलके मुक्का बनेगा, और ऐसा मुक्का पड़ेगा कि 2025 में 225, यही नारा है, और यही नारा जमीन पे उतरेगा भी। क्यों अपमान किया? नीतीश कुमार की चिंता थी तो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं उनको संयोजक बनाया? वो बनना चाहते थे, महाराष्ट्र से इतने नाराज होकर आए, उसके बाद से वो अलग हुए। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का उन्होंने खुलकर, मतलब सबने कहा कि उसी की वजह से हुआ। अंजना जी, मिश्रा जी, ये सबको पता है नीतीश कुमार जी के बड़े घनिष्ठ संबंध बीजेपी के साथ रहे हैं, और वो एक संदेह कांग्रेस नेतृत्व को भी था कब इंडिया गठबंधन का इनको प्रमुख चेहरा बना दें, पता चले बीजेपी के साथ फिर चले जाएं। नहीं, प्रेमचंद जी, संदेह था, प्रेमचंद जी, जब वो जाते हैं दूसरी तरफ तो पूरे मिजाज के साथ जाते हैं। उस समय उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, वो अलग अलग सबके घर गए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, सबसे अलग अलग मिलकर उन्होंने सबको एकजुट किया, जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, और नीतीश कुमार की वजह से गठबंधन एक वक्त पर बना। नहीं, क्या बात कर? नहीं, ऐसा नहीं, उनका भी रोल था, मैं मानता हूं उनका भी रोल था, कहीं दो मत नहीं, लेकिन वो बीजेपी के साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जो हमेशा एक संदेह था कि ये बीजेपी के साथ कभी भी चले जाएंगे, वही हुआ। ठीक है, इस पर वाजपेयी जी भी जवाब देंगे। थोड़ा सा रुक जाइए अभिषेक झा जी, एक बार वाजपेयी जी के पास चले जाए। वाजपेयी जी, आपका हिसाब अच्छा है, एको विधायक नहीं तो फिर मंत्री पद तो मिलना नहीं है, सातों के साथ उधर चले गए हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर भी सुनना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान, और अब वो कितना स्नेह रखते हैं, क्योंकि एक वक्त पर बड़े नाराज चलते थे नीतीश कुमार से। चिराग जी, देखिए अंजना जी, एनडीए इंटैक्ट है, हर तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। बिहार में पूरे 5 दल, जो 5 पार्टियों के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब मिलकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और आज का शो भी आपने देख लिया, कहीं किसी तरह की कोई जरा सी भी लेश मात्र भी कहीं मतभेद नहीं है हम लोगों में। अब नेतृत्व सबने मान लिया है कि नीतीश जी के चुनाव नेतृत्व में लड़ेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में विकास की पौर लगी हुई है, और क्या चाहिए बिहार की जनता को। और इसीलिए हम कंपेयर करते हैं 55 साल का जो कांग्रेस का और लालू जी का राज था, उससे कंपेयर करते हैं जंगल राज से, क्या क्या होता था, कैसे अपहरण होते थे, कैसे लूटें होती थी, कैसे सुनारों की दुकानें लूटी जाती थी, कैसे गाड़ियों के आगे कीले बिछवाया करती थी। रामविलास पासवान जी दिल्ली से जाते थे, लालू मुख्यमंत्री थे, एम्बेसडर गाड़ी की सड़क जहां से जा रही है वहां कीले बिछवा दी जाती थी। वो तो हमने खुद देखा है
क्या से साधु यादव किसी डॉक्टर की जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है उसको गाड़ी उठा के ले आते थे और फिर बैठ के समझौता कराते, ये तो हमने सब देखा हुआ है ना, और बिहार की जनता ने भी देखा है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यंग जनरेशन है उसको ये चीजों का मालूम नहीं है। अब ये जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो घर घर जाके जल पहुंचा दिया है, घर घर बिजली लग गई है, कहाँ सुशासन में कहाँ दिक्कत है, तो इनको कुछ मिल नहीं रहा तो कह रहे जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा। अरे भाई नेतृत्व स्वीकार कर लिया और स्थिति आएगी मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, तो क्या सीएम पर सवाल नहीं करेंगे, सीएम पर कोई मतभेद नहीं है, सीएम पर तो सब सवाल करते ही है ना। अब क्या कि वाजपेयी जी आप भी गजब सवाल कर करेगा हैं? कौन सवाल कैसे गजब कर रहे बताओ, अच्छा बताओ, आप बताओ कैसे गजब कर रहे हैं। सीएम जब नेतृत्व हमने डिक्लेयर कर दिया, एक बात तो बताओ, मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 में क्या डिक्लेयर किया था, उनको ये कहा था नेतृत्व इनका रहेगा। तो नेतृत्व जब आ गया तो उसको बाकी की चीजें तो समझनी पड़ेंगी। देखिए संवैधानिक व्यवस्थाओं की भी मजबूरी होती है, कोई चीज नंबर गेम भी होता है मजबूरी, सब चीजें समय आने पर उसी हिसाब से कर दी जाएंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारे आपस में मतभेद लेस मात्र भी नहीं है। ठीक है, कोई मतभेद नहीं है, तो आप लोग अगर जबरदस्ती का हाथ सेकने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। झा जी आप एक बार कमेंट करना चाह रहे थे प्रेमचंद्र मिश्रा जी की बातों पर। इंडिया गठबंधन के वक्त पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, लेकिन वो तो बार बार नाराजगी जाहिर करते हैं, फिर चले जाते हैं, इससे गुस्साते हैं, बमकते हैं, उधर चले जाते हैं, उससे गुस्सा गए तो इधर चले आते हैं। तो ऐसे में तो सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी है ना। आप इस बात पे बहुत गर्व करते हैं कि वो जिधर जाते हैं उधर सीएम बन जाते हैं, उधर सरकार बन जाती है, पर कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, राजनीतिक शुचिता भी तो कुछ है। शुचिता का सर्टिफिकेट तो जनता देती है। और बड़े संक्षिप्त में अपनी बात को कहूंगा अंजना जी, इंडिया अलायंस की जो कल्पना है नीतीश कुमार जी के बिना तो संभव नहीं थी। एनएफओ नीतीश चले गए तो क्या स्थिति हुई इंडिया अलायंस की आपने देख ही लिया। और कांग्रेस पार्टी का इसी तरह का अहंकार, अरे भाई जब आपको किसी साथी पर इस तरह की शंका है तब तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए। ये तो आज प्रेमचंद मिश्रा जी ने सामने से कबूल कर लिया कि किसी भी साथी के विषय में उनके मन में यही शंका रहती है। इस वजह से भी कांग्रेस पार्टी का कोई परमानेंट अलाई कहीं नहीं रहता है और हर जगह इनको बैसाखी के सहारे ही आगे बढ़ना। नहीं, लेकिन अभिषेक जी वो क्या गलत कह रहे हैं? आप लोग भी तो अब जनता को यही समझाने में लगे हुए हैं ना कि बीजेपी हमारा नेचुरल अलाई है, बीजेपी हमारे लिए नेचुरल अलाई है। वो वही कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि उनके दिल में धड़कती है बीजेपी अंदर कहीं। हमारे दिल में जनता धड़कती है और गठबंधन जो बनते हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिसाब से बनते हैं। नेचुरल अलायंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लंबे समय तक समय बिताया था और उस समय की जो परिकल्पना थी, नीतीश जी का प्रयास कांग्रेस पार्टी के कहने से नहीं हुआ था और कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट देने के बाद नहीं हुआ था। नीतीश जी नहीं होते तो पटना की बैठक नहीं होती, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल था आपको भी अच्छे से मालूम है। अरे कांग्रेस पार्टी को तो इस बात की चिंता थी कि उनके युवराज को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा और वो चाहते थे कि भले ही इंडिया अलायंस ना बने, भले देश में सत्ता ना। अच्छा नीतीश बाबू का प्लान क्या आप बताइए, छोड़िए अब जो इंडिया गठबंधन का होना था हो गया, नीतीश बाबू का प्लान क्या है? क्या जो पटना और बिहार के पत्रकार हैं वो सब कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर चाहते हैं कि मंच से पीएम उनके नाम का ऐलान करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने कई दफे कई मंचों से किया। अभी आपने देवेंद्र फडणवीस साहब का जो बयान था वो भी चलाया। कम सीटें आने के बावजूद हर गठबंधन चाहता है कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी रहे। अब समझिए ना, आज के दिन जो कुछ हुआ है ना, इसमें दो परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हमारा एनडीए का अलायंस है, उसमें कैसा समन्वय है, नेताओं के बयान को देख लीजिए, हम प्रवक्ताओं के बयान को देख लीजिए, और दूसरी तरफ महागठबंधन वाले उनके अंदर कैसा समन्वय है। तारिक अनवर साहब क्या बयान दे रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल से इतर हमारी राजलाइन होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कांग्रेस को एकला चलो की नीति पर रहना चाहिए। तो यहाँ तो बाइफरकेशन एकदम क्लियर हो चुका है। एक तरफ समन्वय वाला गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ महागठबंधन का गुलबा। अब जब सब कुछ बहुत बेहतर बढ़िया दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को सीएम बनाएगी कि नहीं, प्रधानमंत्री जी मन से बोलेंगे कि नहीं, आपसे पूछ के थोड़ी बोलेंगे। अरे भाई कोई निर्णय होता है, कोई बात होती है, वो आंतरिक रूप से होता है और लोगों को मालूम चल जाता है। ठीक है, अब कल के हम जीत जाएंगे तो सीएम प्रोफेसर साहब को दिखाई जल्दी से। प्रोफेसर साहब वो कह रहे हैं, गगन जी वो कह रहे हैं कि ऐसे ही आप लोग एक बेकार की बातें उठा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, जबरदस्ती का मत खुश होइए। नहीं अंजना जी, सवाल यह है कि कोई दूसरा ऐरा गैरा किसी ने नहीं बोला है। नीतीश जी के लड़का जो कि बहुत कम मीडिया के सामने आता है और वह ये इस बात को अगर कह रहा है तो इसको बहुत साधारण हल्के ढंग में नहीं लिया जा सकता।
और जब आप कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जब लाडला कह रहे थे तो प्रधानमंत्री जी को यह कहने में क्या हर्ज था कि चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? यह कहने में तो कोई हर्ज नहीं था। जब आज डिबेट हो रहा है, बहस हो रहा है, तो आज भी कहने में क्या हर्ज? तो देखिए, भाजपा के अंदर भी काफी कंट्राडिक्शन है, उसके अंदर भी। अब दिलीप जायसवाल जी से इस्तीफा ले लिया गया, कहा गया कि भाई आप जो है सो 2 पद पर नहीं रहिएगा, आप अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी नहीं रहिएगा। और नड्डा साहब जो है मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए, भाजपा के अंदर भी काफी अंतर कलह चल रहा है और एनडीए के अंदर अजय आलोक जी को दिखाइए, इसका जवाब देंगे। अजय आलोक जी, इसका जवाब आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए। अरे बिल्कुल, पहली बात प्रेमचंद जी, भाजपा को समझिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया होती है। सारे प्रदेश के अध्यक्ष जब चुन जान लिए जाते हैं, सब जिला का चुनाव हो जाता है, तब अध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हमारा चुनाव होने वाला है, ठीक है ना? इसीलिए नड्डा जी अभी तक अध्यक्ष बने हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ये बिल्कुल नियम है, ये एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो रूम में नहीं बैठते हैं, वो महीने में कम से कम 26 दिन दौरे पे रहते हैं, वो एसी में बैठ के काम नहीं करते हैं ना। अब देखिए, आप लोग का अध्यक्ष हमारा ये नहीं है कि परिवार से ही बनेगा। नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा ये किसी को नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आपके यहाँ तो पता ही है कि लालू जी के बाद किसको डिफैक्टो अध्यक्ष बनना है। तो हमारे और आप में कंपैरिजन कोई नहीं है। और दूसरी बात, इस गठबंधन की सबसे बड़ी बात बताता हूं, सुनिए। लालू जी कभी भी कांग्रेस को अपना नेता नहीं मानेंगे, राहुल गांधी को कभी नहीं मानेंगे, कोई जन्म में नहीं मानेंगे। तेजस्वी भी कभी भी राहुल गांधी को नेता नहीं मानेंगे। और नीतीश जी खुले मंच से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। ये अंतर है एनडीए में और आप में, क्या कि जहां क्लैरिटी नहीं ऑफ थॉट्स नहीं है, एक्शन बढ़ने का रास्ता नहीं है, आपको ना रास्ता है, क्योंकि ना आपकी नीति है ना नियत है। आपकी नीति में भ्रष्टाचार है और नियत में खोट है। इसीलिए 21 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, पता नहीं क्या होगा। सुना कि मियां बीवी दोनों बेटा बेटी सब एक के साथ, तब तो खेल ही खत्म। भगवान से पहले उसके लिए मनाइए। आपके कर्म आप पे फूट के बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे। चितरंजन जी बोल रहे थे, प्रेमचंद जी नहीं बोल रहे थे, जो आपने इतना खड़ा खोटा उनको सुना दिया। नहीं चितरंजन जी, मैंने चितरंजन जी को मैं समझा रहा हूँ कि चितरंजन जी की पार्टी हमारी पार्टी में बहुत अंतर है। चितरंजन जी, ये फर्क की बात कर रहे हैं। होता है ना, क्योंकि दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। नहीं, इनके यहाँ यह बता दे कि मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा भी किसी की कोई हैसियत है क्या? आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं, उसको लियाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसका कहीं कोई चर्चा नहीं, उसको लाके बना दिया गया। दिल्ली में जो पहली बार जो है सो जो जीत के आई, बना दिया गया। अब क्या कहते हैं, जितना डिक्टेटरशिप भाजपा के अंदर है उतना किसी भी पार्टी में नहीं है। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। ये हमारी वहां पर तो राजस्थान में तो ये पार्टी आप लोगों ने डिक्टेटरशिप कह रहे हैं, वो हमारे एक मिनट चितरंजन जी सुनिए ना, जिस चीज को आप डिक्टेटरशिप कह रहे हैं वो हमारी पार्टी की प्रक्रिया है कि युवा नेतृत्व को कैसे आगे निकाला जाए। देवेंद्र फडणवीस को जानते थे आप 14 के पहले? देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री बनके भारत के सबसे एक सफलतम मुख्यमंत्री हैं। कोई जानता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे 2017 में? 12 दिन लगे। आज योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुनते ही आप लोग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन होने लगती है योगी जी का नाम सुन के। उसी तरह नए नए नेतृत्व को मौका दिया। रेखा जी को हमने बनाया दिल्ली का मुख्यमंत्री। अगर फुल टाइम महिला मुख्यमंत्री से आपको क्या दिक्कत है भाई? फुल टाइम महिला मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत है? मोहन यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या एक मिनट, यादव में से मुख्यमंत्री सिर्फ लालू यादव अखिलेश यादव ही बने, दूसरा यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? गजब हालत है आप लोग का। एक भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमारी पार्टी की कार्यशैली है और विशेषता है। और नरेंद्र मोदी जी की हमेशा कोशिश रहती है कि नए नए लीडरशिप को निकालें। 2020 के चुनाव में याद कीजिए, सुशील मोदी जी को रोका गया था, नए सम्राट चौधरी या बाकी लोग नए लीडरशिप आई। आप तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, आपके यहाँ तो फिक्स है बाबा, सरकार बनेगी तो तेजस्वी। ठीक है प्रोफेसर जी, इसका एक जवाब दे दीजिए, प्रेमचंद मिश्र जी के पास यादव मतलब एक परिवार। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे ना, मोहन यादव भी सीएम बनेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, देख लीजिए, इनके यहाँ तो पूजा पर बनता है ना। आप लोगों के भी चैनल पर दिखे थे हम लोग राजस्थान में,
सारे लोग बैठे हुए थे, सारे विधायक लोग बैठा हुआ था और उसमें पूर्जा बढ़ा दिया गया, इसकी नाम की घोषणा करना है। अब बेचारे विजया राजे सिंधिया देखती ही रह गई। आपके यहाँ अच्छा है प्रोफेसर साहब, आपके यहाँ अच्छा है, सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबको नाम पहले से ही पता रहता है कि कौन बन सकता है। आपके यहाँ अच्छा, ये सब हेडेक ही नहीं है। वहाँ पर जो जल्दी मजबूत जल्दी से प्रेम जी चूंकि हाथ उठा रहे थे, 2 लाइन में सिर्फ अपनी बात बोल लीजिए प्रेम जी। देखिए अंजना जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र अजय जी उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग नए नए लोगों को रखते हैं, यही तो खतरा हो रहा है क्या? बिहार में भी नए लोगों को लाने की विचार है क्या? इसी वजह से आप डिक्लेयर नहीं करेंगे? सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, कहीं नए लोगों को लगाना, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। हमारी चिंता में दुबले होना छोड़ दीजिए, अपनी चिंता कीजिए दोनों को। अरविंद जी 2 लाइन, अरविंद जी 2 लाइन। एक को 11 तारीख को बुलाया, 11 मार्च को, पता नहीं होली कहां बनेगी। वक्त इतने की इजाजत देता है, आप देखते रहिए।